नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके नेट के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी कई प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी ने वो सारे प्रश्न देखे होंगे। वो भी महत्वपूर्ण है और निरंतर ऐसे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज़ आने वाली है और निरंतर आ भी रही है। तो निश्चित तौर पर आप तर्क ज्ञान को फॉलो करें और आपको ऐसे प्रश्न मिलते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, जो कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने जा रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में पहला प्रश्न कहता है, राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व है, इसके विषय एवं शैली में एकत्व है, समान लक्ष्य ढूंढने में एकत्व है। और चौथा ऑप्शन कहता है मनुष्य जाति के लिए साझी दूरदर्शिता प्राप्त करने में एकत्व है। तो इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है पहला ऑप्शन, तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व है। दूसरा प्रश्न क्या है, किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है? किसने किया है? ये किया है शेल्डन वॉलिन ने किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मतलब मौन सहमति की जो अवधारणा है वो किसने दी है, और उसके अलावा स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित ये किसने कहा है। नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता, सुव्यवस्थित समाज, बहुत ही इजी हैं, आप मिला लीजिए। और मैं कूट आपको सही बता दे रहा हूँ, आप पहले मिलाइए, उसके बाद कूट जो मेरे द्वारा बताया गया है वो सही है या गलत है उसको आप चेक कर लीजिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 में जो कूट सही है वो कूट सही है 2, अर्थात पहले का 3 मौन सहमति की बात लॉक कहते हैं, ठीक है। स्वयं से संबंधित दूसरे संबंधित ये कहते हैं बेंथम, और नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता की बात आप सभी को पता ही है, रॉल्स बर्लिन कहते हैं, इजाया बर्लिन करती हैं, और सुव्यवस्थित समाज की जो कल्पना है वो रॉल्स करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी? ये आशंका व्यक्त की बाकुनिन ने व्यक्त की थी। प्रश्न नंबर 5 में असर्शन है, रीजन है अर्थात अभिकथन है, और तर्क है। अभिकथन क्या है? इस तथ्य के बावजूद कि रॉल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। तर्क क्या कहता है? वह साफ साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों के युक्तिसंगत औचित्य की आवश्यकता है। तो इसका सही जो कूट हो जाएगा वो कूट नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? अभिसरण सिद्धांत में किसके बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है? किसके बीच उल्लेख किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच में, विनिर्माता राष्ट्र तथा कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता देश के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में राष्ट्रहित, अथवा जो अंतिम विकल्प है जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु साझा नीति अपनाने की आवश्यकता। तो सही जवाब है इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन है और दूसरे को तर्क कहा गया है। तो आपको इसमें पढ़ने के बाद कूट को सही ऑप्शन के रूप में चुनना है। ध्यान रखें, कूट को सही ऑप्शन के रूप में चुनना है। तो अभिकथन क्या है? लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवाद को नकारता है। जबकि तर्क दिया है, मार्क्स का विचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हथिया लेगी। तो क्या ये जो तर्क है वो सही है या अभिकथन की सही व्याख्या करता है? तो कूट को आप पढ़िए और पहले कूट पर जाने से पहले इन तर्कों को खुद से मिलाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जो कूट है वह होगा 3। क्या ए सत्य है?
परंतु आर असत्य है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हथिया लेगी, ये मार्क्स का विचार नहीं था। उन्होंने कहा था हिंसक क्रांति द्वारा सत्ता पर कब्जा पाया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? किसकी? उन्होंने, आप ये ध्यान रखें, कृषक वर्ग के ऊपर जोर दिया था माओ ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? किसने संदेह प्रकट किया था? ये थे एशक्राफ्ट ने संदेह प्रकट किया। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है कौन सा राजनीतिक चिंतन अरस्तू के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? कौन सा राजनीतिक चिंतन है? बहुत ही सरल सवाल है। ये हैं हॉब्स, जो कि अरस्तू के विचारों को पूरी तरीके से अस्वीकार करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 के बाद प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में है किसने रूसों को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया? किसने बताया है? ये बताया है जैकब टालमोन ने। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप अगर रूसों को विस्तार से पढ़े हुए हैं तो आपको पता ही चल जाएगा, नहीं पढ़े हुए हैं तो ऐसे इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अभ्यास करने से आपको निश्चित तौर पर पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 कहता है हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है ना कि अधिकार। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आप 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। सबसे पहला ऑप्शन है सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिकार में कर्तव्य भी शामिल होते हैं। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है सत्ता और अधिकार में एक अंतर्निहित टकराव है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, 13 में देखिए एक तरफ मार्क्स की रचनाएं दे रखी हैं और एक तरफ विषय दिए हुए हैं। मार्क्स की कौन सी रचना कौन से विषय से संबंधित है, तो ये आपको मिलाना है प्रश्न नंबर 13 में। प्रश्न नंबर 13 में एक तरफ देखिए पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स दिए हुए हैं, दास कैपिटल, एथेंस ब्रूमेवर ऑफ लुई बोनापार्ट, क्रिटिक ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम। दूसरी तरफ है राज्य की अपेक्षित स्वायत्तता, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, अधिशेष मूल्य, विसंबंधन। ठीक है, तो ये आपको मिलाना है। तो इसमें सही कूट कौन सा है? इसमें सही कूट जो है ये कूट नंबर 2 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 में निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? ध्यान रखें क्या चीज़ सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से पढ़ लीजिए। जो पढ़ने के बाद यहाँ पर ध्यान देना, कूट में आपको निशान लगाने हैं। जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें नहीं निशान लगाना है, जो नीचे 4 कूट दिए हुए हैं उनमें निशान लगाने। तो कूट नंबर 1 सही है, अर्थात ऑप्शन ए, इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है। और बी, इसमें इतिहास को व्यापक रूप से उल्लेख किया गया ताकि शासन कला सीखे जा सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है गांधी ने स्वयं को किस रूप में दर्शाया है? ये बहुत ही सरल जवाब है और आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। मैं यहाँ आपको सही आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर गांधी ने अपने आप को दार्शनिक रूप से अराजकतावादी बताया है। आप सब जानते ही हैं, बहुत ही सरल सवाल था। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तू के योगदान के संबंध में सही है? ध्यान रखें कूट को आपको सही निशान लगाना है, अर्थात कूट के ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा, ना कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनको क्लिक करना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें कौन सा कूट सही है? कूट ए और बी, अर्थात कूट 2 सही है। ऑप्शन ए और बी, तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, राजनीति के एक अनुभाविक विज्ञान का विकास करना, ये सही ऑप्शन है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में नव संस्थावाद बल देता है, किस पर बल देता है? इस चीज़ को आपको सही ऑप्शन को क्लिक करना है प्रश्न नंबर 17 में। प्रश्न नंबर 17 में देखिए नव संस्थावाद बल देता है संस्थाओं पर, ना कि व्यक्तियों पर, संस्थाओं तथा व्यक्तियों के बीच संतुलन पर। ऑप्शन 3 राजनीति में समूह सिद्धांत पर। ऑप्शन 4 राजनीति पर अर्थशास्त्र हावी रहता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही है, संस्थाओं पर ना कि व्यक्तियों पर। नव संस्थावाद संस्थाओं पर बल देता है, व्यक्तियों पर बल नहीं देता है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है ईस्टन ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधनों का वर्णन किया है? किस प्रकार किया है, ये प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब है वास्तविक क्रांति के रूप में।
तो प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई है। ये किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, इसमें द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर 20 कहता है ग्रेट ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विकास के मुख्य कारण क्या है? ये बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का, शुद्ध राजनीति विज्ञान का प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विकास में मुख्य क्या कारण है, उनका विकास किन कारणों से हुआ है? तो इसमें हम ये कहेंगे ब्रिटेन में सामान्य कानून परंपरा। बहुत ही सरल सा इसका जवाब था। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? किस देश में किया जाता है? ये भी आपको पता है, यूके में किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षा के अधिकार को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? ये भी आप जानते हैं, यूएसए से, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये लिया गया है जुडिशियल रिव्यू का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, ये लिया गया है यूएसए से। आगे प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का विकास हुआ है? इसका जवाब भी यूएसए ही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 24 में एक तरफ निर्वाचन प्रणाली है, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं कि किस देश में कौन सी निर्वाचन प्रणाली कार्य कर रही है या कौन सी निर्वाचन प्रणाली है। तो प्रश्न नंबर 24 में यही पूछा गया है। तो एक तरफ निर्वाचन प्रणालियाँ हैं, दूसरी तरफ देश है, मिलाना है आपको। तो सबसे पहला मिलाते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहाँ पर है इस चीज़ को, ये कौन से देश में कार्य कर रही है? तो ये काम कर रही है यूएसए में, ठीक है। उसके बाद द्वितीय मतदान प्रणाली कहाँ काम करती है? द्वितीय मतदान प्रणाली फ्रांस में काम करती है। वैकल्पिक मत प्रणाली कहाँ काम करती है? वैकल्पिक मत प्रणाली काम करती है ऑस्ट्रेलिया में। और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली कहाँ काम करती है? जर्मनी में। तो इस तरीके से आपका जो कूट है, कूट नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25 है, कथन दिया हुआ है, तर्क दिया हुआ है, आपको कूट सही लगाना है, अर्थात कूट का ऑप्शन सही, जो सही ऑप्शन है उसको आपको वहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहला आप पढ़ लीजिए अभिकथन क्या है। अभिकथन 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप में स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। तर्क क्या दिया है? उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपात पूर्ण था। तो इसका जो सही कूट है वो सही कूट है, ए और आर दोनों सत्य हैं क्योंकि आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 26 कहता है, देखिए राजनीतिक सामाजिकरण का संबंध किससे है? राजनीतिक सामाजिकरण का संबंध है राजनीतिक विचारों के निर्माण की प्रक्रिया से। ये बहुत सरल सा प्रश्न था और सरल सा उत्तर है इसका। बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जो सही है वो यही है, क्योंकि मुझे पता है मैंने जल्दी से आपको बता दिया। बाकी आप क्या करें, पढ़ें, उसके बाद आप सही टिक लगाएं जिससे आपका अभ्यास हो। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 27 में कहा गया जन भागीदारी संस्कृति संबंधित थी। किससे संबंधित थी जन भागीदारी? देखिए, जब जन भागीदारी या जनवादी इन सब का नाम आता है तो आप निश्चित तौर पर साम्यवादी शासन में ही जाएंगे। तो तत्कालीन साम्यवादी शासन से ही संबंधित ये है, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है, यह कथन किसका है कि राजनीतिक विविधता तथा संघर्ष के बारे में तथा इसके अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। तो राजनीतिक विविधता तथा संघर्ष के बारे में कि अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है, किसने कहा है? ये कहा है लाजवेल ने कहा है, ठीक है। और अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया, हंटिंगटन आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है क्योंकि एसपी हंटिंगटन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा गया है। किस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया है? 4 ऑप्शन है, पढ़िए। पहला, पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों तथा संस्कृतियों की उपस्थिति का। दूसरा, आधार तथा अधिरचना सुपरस्ट्रक्चर में अंतर का, नेतृत्व के प्रश्न का। और अंतिम ऑप्शन कहता है आधुनिकीकरण करने वाले राष्ट्रों के अति विकसित स्वरूप का। तो किसका ध्यान नहीं रखा गया है? ये ध्यान नहीं रखा गया पारंपरिक समाज में अनेक प्रतिस्पर्धी मूल्य तथा सांस्कृतिक उपस्थितियों का। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 30
प्रश्न नंबर 30 में क्या पूछा है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। निम्नलिखित में से किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया? किसने उपागम प्रदान किया? ये किया बर्नहैम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है, किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुम्फित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के लक्ष्यत्रयी को प्राप्त करना है? तो ये किसने कहा? ये कहा है ग्रेविन और ऑस्टिन ने, क्योंकि भारतीय संविधान पर जो अभी तक का माना जाता है कि बेहतरीन काम है वो ग्रेविन ऑस्टिन का माना जाता है। तो आप निश्चित तौर पर इसमें ग्रेविन ऑस्टिन का नाम सही करेंगे और यही सही जवाब है। प्रश्न नंबर 32 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्त निर्बंधन की परिधि में आते हैं? तो कौन से में आते हैं आपको ये पढ़ना है। देखिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में तो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में 8 तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो उनमें बताया गया है कि क्या चीज़ करने पर आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो वही इसमें पूछ रहा है। तो राज्य की सुरक्षा, निश्चित तौर पर राज्य की सुरक्षा महत्व की बात है। शिष्टाचार और सदाचार भी महत्व की बात है। लोक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायालय की अवमानना आप नहीं कर सकते अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही सरल जवाब है इसका। सही उत्तर है कूट संख्या 4, ABCD सभी आएंगे प्रतिबंधन की श्रेणी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 कहता है, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? ये बहुत ही सरल सा सवाल है। ये कहता है अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, अनिश्चित काल तक के लिए जारी रह सकती है। उसके बाद मतलब संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने कितने समय तक जारी रह सकती है, ये यहाँ पर जो आपका आंसर की है वो दिखा रहा है कि अनिश्चित काल तक के लिए, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्या है, पहले हम कथनों पर विचार कर लेते हैं। इनका निर्वाचन लोक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इनका निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। इनके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है। वे राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो कौन सा कूट सही है? इसमें कूट आप देखेंगे प्रश्न नंबर 34 में कूट ABCD सारे सही हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन, सारे कथन सही हैं, तो कूट संख्या 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 में कहा गया है, पढ़िए, निम्नलिखित मामलों को उनके कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब ये घटनाक्रम है, आपको सही उत्तर जो है वो चुनना है, लेकिन कूट से चुनना है। तो मतलब कौन सी घटना पहले हुई है और फिर कौन सी घटना बाद में हुई। तो सबसे पहले हम कूट को निशान लगा देते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे कैसे हुई है। तो कूट संख्या 35 में एक सही है। सबसे पहले घटना हुई ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल, ये केसेस हैं। दूसरा केस आया, मतलब इसके बाद कौन सा केस आया? इसके बाद आया बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ का केस। फिर उसके बाद आया MC मेहता बनाम भारत संघ, और लास्ट में केस आया बालको कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। ठीक है, ये केस हैं। तो ये केस भी पूछे जा सकते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी अभ्यास के जरिए हम पता कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों की उत्पत्ति अनुच्छेद 356 के संबंध में बोमई मामले में दिए गए फैसले से हुई? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दिए। बोमई का एक केस है, बहुत ही प्रसिद्ध केस है, मतलब भारत और न्यायपालिका और प्रशासन से संबंधित जो एक केस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और हम कहें कि चर्चित केस रहा है। तो प्रश्न नंबर 36 में आप कूट भरेंगे, कौन सा कूट सही है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा न्यायिक पुनरीक्षा के अधीन है, ये बात की जा रही है। दूसरा, राज्य विधानसभा की उद्घोषणा जारी किए जाने के तुरंत बाद भंग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है,
उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही राज्य विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए। और अंतिम ऑप्शन कहता है न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि उसने किस आधार पर अनुच्छेद 356 लागू करने का निर्णय किया है। तो ये 4 ऑप्शन आपके हैं और चारों ऑप्शन आपके सही हैं, तो कूट संख्या 4 आपकी सही हो जाएगी। कूट संख्या 4। प्रश्न नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 कहता है न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल सा सवाल है और ये है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित पुंछी आयोग था। ऐसे बहुत सारे आयोगों के बारे में पूछा जाता है कि फलाना आयोग किस आयोग से संबंधित है, तो आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। चैनल तर्कज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें नहीं। अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करेंगे। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्या है वह राज्य जिसके साथ केंद्र का समझौता हुआ है। तो ये बहुत ही ये भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है और जिसमें आप ये बहुत सारे जितने भी यहाँ पर समझौते दिए हुए हैं उन सभी के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। तो नहीं जानते हैं तो प्रश्न को पढ़िए और बताए गए सही आंसर के अनुसार उसका मिलान कीजिए और स्मरण रखने की कोशिश करें। तो प्रश्न नंबर 38 में कूट संख्या 2 सही है। तो इस हिसाब से आपका असम समझौता जो हुआ 1985 में हुआ है, ये आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद मिज़ोरम समझौता हुआ है 1986 में हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा समझौता हुआ है 1988 में और पंजाब समझौता 1985 में हुआ है। तो ये चीज़ें हैं और यही ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर 38 के बाद 39। प्रश्न नंबर 39 में पूछा गया है कि समिति का विचार था कि पंचायती राज संस्थाएं सम्यक ढंग से चलती रहती हैं यदि ग्रामीण भारत में विकास के पुरोधा के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंप कर उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता। तो कौन सी कमेटी ने ऐसा कहा। ये बात कहने वाली कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी। फिर प्रश्न नंबर 40 में पूछा गया किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक चुनाव आयुक्त को ही हटाने की सिफारिश की थी। प्रश्न नंबर 40 में पूछा गया है। तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका एन गोपाल स्वामी ने ऐसा चीज़ किया था। प्रश्न नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 में कहा गया है नीचे 2 कथन ये दिए गए हैं, एक अभिकथन है एक तर्क है, तो आपको सही कूट पहचानना है। कानून और व्यवस्था जिलाधीश की जिम्मेदारी है, यह आपका अभिकथन है। और तर्क क्या दिया है। तर्क में हमें ये ध्यान देना होता है कि जो तर्क दिया जा रहा है ऊपर कहे गए वाक्य की व्याख्या सही कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो इसमें तर्क दिया हुआ है कानून और व्यवस्था भारत में अभी भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। निश्चित तौर पर ये बनी हुई है और कानून व्यवस्था ही ऊपर भी बात की जा रही है और नीचे भी बात की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही जवाब होगा ए, मतलब कूट 1। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 में एक तरफ राज्य है दूसरी तरफ राज्य स्तरीय दल है। ये बहुत ही सरल सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ मैं सिर्फ कूट पर निशान लगाऊंगा, मिलान आप खुद करेंगे। कूट पर निशान में थोड़ी देर बाद लगाऊंगा, आप वीडियो को स्टॉप करिए, देखिए, मिलाइए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो अब बता देता हूँ कूट संख्या जो 42 में पूछा गया है तो उसका कूट संख्या 2 सही है। कैसे सही है आप ये देखिए। जो स्थानीय दल है तो बिहार में जो लोक जनशक्ति पार्टी वो स्थानीय दल है। पश्चिम बंगाल में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में अपना दल आप जानते ही हैं। हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। तो ये इस तरीके से आपका कूट संख्या 2 सही है और आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन टूवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट के सदस्य नहीं थे। कौन सदस्य नहीं थे। इसमें सुशीला नायर सदस्य नहीं थे। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में पूछा गया है एक तरफ दबाव समूहों का प्रकार है दूसरी तरफ दबाव समूहों के नाम हैं। तो इसका कूट सही है। कूट सही करने से पहले आपको मिलान करके दिखा देते हैं कि मिलान में कौन कौन सा सही है। आप इसको पढ़ेंगे आराम से तो करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन है तो मेरी ये कोशिश है कि कम से कम समय में आपको 50 क्वेश्चन मैं बता दूँ। आप इसको स्टॉप करके आराम से कायदे से करेंगे तो निश्चित तौर पर ये गारंटी है कि आप अभ्यास करेंगे जितना ज़्यादा तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो सबसे पहला आप ये देखिए पारंपरिक सामाजिक संरचना पर आधारित जो दबाव समूह का नाम है वो है नायर सर्विस सोसाइटी। ठीक है,
नायर सर्विस सोसाइटी। उसके बाद श्रमिक हित पर आधारित कौन सी सोसाइटी है? हिंद मजदूर परिषद। ठीक है, फिर संस्थागत हित पर आधारित कौन सा दबाव समूह है? ये है दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, जिसको डूटा कहते हैं। और व्यावसायिक हित पर एसोसिएट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। ये आप सरलता से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 45 में पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्र निर्माण की मुख्य समस्याएं कौन सी हैं? तो पढ़िए इसमें से कौन सी हैं मुख्य समस्याएं, और मुख्य समस्याओं को पढ़िए। मुख्य समस्याओं में शामिल है निर्धनता जी बहुत, और जो है निरक्षरता भी है। ठीक है, मुख्य समस्याओं में मजदूर संघ तो नहीं आएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार एक मुख्य समस्या है। उसके अलावा क्षेत्रीय राजनीतिक दल तो नहीं आएंगे, लेकिन आतंकवाद जरूर एक मुख्य समस्या है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कूट 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से सुधार प्रतिमान हैं? वे कौन से सुधार प्रतिमान हैं जिनकी पीटर्स ने परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्पों के रूप में पहचान की है? पीटर्स ने लोक प्रशासन के विकल्पों के रूप में पहचान की है। तो कौन से प्रतिमान है? 4 ऑप्शन है और 4 कूट हैं, तो आपको कूट को सही निशान लगाना है। तो बाजार प्रतिमान, भागीदारी आधारित राज्य प्रतिमान, नम्य सरकार प्रतिमान मतलब मिनिमम गवर्नमेंट, और विनियमित सरकार प्रतिमान। ठीक है, तो इसमें सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। 1 2 3 4 मतलब ABCD जो भी है आपका सब सही है। ABCD ये सारे सही हैं। इस तरीके से कूट संख्या 4 सही हो जाएगी। प्रश्न नंबर 47 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रशासनिक चिंतकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पूछा जाता है और मतलब बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन देखिए कौन कौन सबसे पहले आया। सबसे पहले जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो नाम आता है वो नाम आता है बी का AMP फॉलेट। ठीक है, उसके बाद नाम आता है विलोबी, फिर उसके बाद रॉबर्ट ढॉल, फिर उसके बाद रिक्स आपको पता ही है। रिक्स 1971-72 में उनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। अगले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में निश्चित तौर पर उससे संबंधित सवाल आते हैं, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। प्रश्न नंबर 48 में कहते हैं निम्नलिखित में से किसने विभागीय संगठन के लिए 4P फार्मूला दिया? किसने फार्मूला दिया है? यह है गुलिक ने दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 में पूछा गया अभिकथन फिर तर्क और कूट सही करना है। ठीक है, तो अभिकथन हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत के एक मशीन प्रतिमान सिद्धांत के रूप में खिल्ली उड़ाई है। ठीक है, शास्त्रीय सिद्धांत की एक मशीन प्रतिमान उन्होंने कहकर उसकी आलोचना की, हम कह सकते हैं हंसी उड़ाई है। तर्क क्या दिया? शास्त्रीयवादी संगठन के औपचारिक संरचनात्मक भाग के प्रति अत्यंत तल्लीन रहते हैं और वे यह मानव कारकों की कीमत पर करते हैं। तो कौन सा कूट सही है? इसमें A और R दोनों सही हैं। RA का सही स्पष्टीकरण है। इस वीडियो में अंतिम प्रश्न संख्या 50 सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप ध्यान रखने, कौन सा कथन सही है ये तो नहीं बताना है, कौन सा कथन गलत है अर्थात कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम आपको पता ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत में लोगों को सशक्त करने के दृष्टिकोण से, तो निश्चित तौर पर आप उसे पढ़ें। तो इस समय जो सवाल पूछा गया है उसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी निरस्त कर दिया गया। केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों को गठित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसमें ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये सही नहीं है। ठीक है, अर्थात शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी निरस्त किया गया है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है इस चारों कथनों में से, तो लेकिन ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 50 प्रश्न पूरे हो गए। निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस समय घर में हैं और अपनी
तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं या तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो जो भी शुरू कर रहे हैं वो पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और जो ये प्रैक्टिस सेट है निश्चित तौर पर ये ही आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछ देंगे कोई पता नहीं है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 15,000 क्वेश्चंस का अभ्यास अगर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो आप एक तरीके से आपके पास एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई बंच ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आप कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप कर सकें। तो निरंतर अभ्यास करते रहना है, क्योंकि मैंने भी अभ्यास और ऐसे ही ऑप्शंस, ऐसे ही सवालों को कर करके ये नेट में सफलता पाई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे बहुत ही जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।